देख रहे हैं भैया गर्मी जो है इतनी ज्यादा पड़ रही है, आप देख रहे हैं कि लोगों को ऊपर से जो है ये स्टोल टाइप का ये जो है लगा करके चलना पड़ रहा है, तो आपके जहन में कुछ ना कुछ आ रहा होगा। तो मसला क्या है कि ये गर्मी जो आप देख रहे हैं, हाई गर्मी, देख दोपहरी जेठ की छांव छां छां, है ना, ऐसा मामला आपको देखने को मिला है। लेकिन आपको देखने से एक बात अनुमान लग रहा होगा कि भारत के लोग नहीं है, भारत के लोग जो है इतने ज्यादा गोरे नहीं होते हैं, भारत के लोग गोरे होते हैं, कम गोरे होते हैं। लेकिन तो इसका मतलब क्या है, ये कहीं बाहर का मामला है। इधर देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी लोग गर्मी से जो है बहुत परेशान है। यहाँ देखिए पानी में जो है पैर डाल करके बैठे हुए हैं लोग। देखो यहाँ पर गर्मी का स्तर क्या है, ये देखिए गर्मी का स्तर क्या है, लोग पानी पी रहे हैं लगातार। ये यहाँ पर कोस्टल रीजन में, तटीय क्षेत्र में लोग बने हुए हैं। इसका आशय क्या है, इसका आशय ये है कि भाई ये बहुत गर्मी से प्रभावित क्षेत्र है। और देखिए ये भाई इतनी गर्मी, इतनी कड़ाके की धूप कि क्या ही कहा जाए, सावधान, भीषण गर्मी का अलर्ट जारी। अब दोस्तों ये गर्मी ऐसी जगह पर बढ़ गई है, ऐसे जगहों पर गर्मी है जहां पर गर्मियां देखने को नहीं मिलती थी। अर्थात मैं बात कर रहा हूं ब्रिटेन की, यूके की बात कर रहा हूं, मैं लंदन की बात कर रहा हूं, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं। अर्थात ब्रिटेन में भीषण गर्मी और देश में इमरजेंसी, यानी ब्रिटेन में गर्मी का जो है रिकॉर्ड बनता जा रहा है। कल की अगर हम बात करें तो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा तापमान ब्रिटेन में कल दर्ज किया गया है। वो कितना, 40 डिग्री सेल्सियस के करीब। और एग्जैक्ट अगर आप मुझे पूछेंगे तो 39.1 डिग्री सेल्सियस ये तापमान जो है दर्ज किया गया है कहां पर, ब्रिटेन में। और इससे पहले जो रिकॉर्ड बना हुआ था वो 2019 का बना हुआ था, वो 38 डिग्री सेल्सियस के करीब था। यानी कल जो है रिकॉर्ड टूट गया है। और दोस्तों रिकॉर्ड ही नहीं टूटा है, मात्र रिकॉर्ड ही नहीं टूटा है, यहां तक रिकॉर्ड बनते बनते लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। लोग बहुत ज्यादा गर्मी से परेशान हो गए हैं। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान में एक बात रखनी है कि यहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है, आपातकाल लगा दिया गया है। रेलवे ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और अपने यहां से जो चलने वाली सामान्य ट्रेनें थी उनको बंद कर दिया है। अब सामान्य ट्रेनों को बंद करने का लॉजिक क्या है, तो लॉजिक ये दिया है रेलवे ने कि यदि भैया इतनी गर्मी में अगर हम ट्रेन को चलाएंगे इसका मतलब हम खतरा मोल लेने वाले हैं। क्यों, क्योंकि गर्मी बढ़ने से जो रेलवे ट्रैक हैं वो प्रसारित हो जाते हैं, वो क्या जाते हैं, थोड़े से पिघल जाते हैं। अब पिघल जाएंगे तो ट्रेन का पटरी से उतरने का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर भारत में क्यों नहीं ऐसा होता है, तो भैया भारत में हमेशा गर्मी ज्यादा पड़ती है। भारत में तो जो रेलवे ट्रैक हैं उनको इस हिसाब से बनाया जाता है कि 50 डिग्री तक हो जाए तब भी ट्रेन आराम से चलती रहे। तो आप देखते ही चलती रहती है ट्रेन। इसलिए ट्रेन की पटरियों में कभी जाकर के देखिएगा तो एक थोड़ा गैप आपको दिखाई देगा। गैप की वजह क्या है, जब गर्मी पड़े तब जो है ऊष्मा की वजह से जो लोहा है वो पिघलेगा तो वो स्पेस फिल हो जाएगा। जब सर्दियां होंगी तो सुखड़ जाएगा तो वो स्पेस आपको थोड़ा सा दिखाई देगा। इस तरीके से ये तो एक चीज है, बाकी और चीजों पर भी भारत में ध्यान दिया जाता है। इस वजह से आप देखेंगे तो भारत में तापमान बढ़ने पर भी ट्रेनें संचालित होती रहती हैं। दूसरी बात, सर यहाँ 39-38 को तो तापमान ही नहीं मानते भारत में। भारत में इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि भारत में सामान्यतः इतना तापमान बना ही रहता है। अब चूंकि इतना ही तापमान भारत में बना रहता है तो इसलिए भारत के लोगों को 40, 41, 39, 38 ये तापमान ही नहीं लगता है। पता लगेगा आपको गांव के जो बच्चे हैं वो इतने तापमान में दोपहरी में और क्रिकेट खेल रहे होंगे, गिल्ली डंडा खेल रहे होंगे गांव के, उन्हें पता ही नहीं तापमान कितना है। क्यों, क्योंकि हम जो है एडेप्टेशन की कंडीशन में आ गए हैं, अनुकूलन की स्थिति में आ गए हैं। एक एनवायरमेंट आप पढ़ते हैं तो आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा एडेप्टेशन, अनुकूलन। ब्रिटेन में भैया ये मामला चल रहा है। तो ये आप देख पा रहे हैं ब्रिटेन में इन दिनों भीषण गर्मी के कारण लोगों की हालत खराब है। और लोगों की हालत खराब है प्रचंड गर्मी की वजह से। लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है सरकार की वजह तरफ से। और सरकार इस समय पर डगमगाई हुई है दोस्तों, भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने जाने हैं और देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। ये बात आप जान गए हैं। हर दिन तापमान में इजाफा हो रहा है। मतलब कल तापमान जो दर्ज किया गया, हाईएस्ट तापमान था वो अब तक का, वो कितना तापमान था तो आपको ध्यान रखना 40 डिग्री सेल्सियस के करीब। और फिक्स की बात करें तो 39.1 19 जुलाई 2022 यानी दिन मंगलवार को इतना तापमान दर्ज किया गया है भाइयों और बहनों। आगे बात करें तो मौसम विभाग जो यहाँ का है ब्रिटेन का, उसने इतना बताया है इस तापमान को अगर आप फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो 102.4 फ़ारेनहाइट तापमान देखने को मिला है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस और केल्विन इनको एक दूसरे में चेंज करने के लिए फॉर्मूला होता है, वो आप जानते हो। उस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आप जान पाएंगे। तापमान दर्ज किया गया जिसने गर्मी का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पुराना रिकॉर्ड क्या था, तो 2019 में 38.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जो अब तक का सबसे ज्यादा तापमान था। अब इस समय पर तापमान बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए ये जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। ब्रिटेन में हीट वेव से हवाई अड्डे के रनवे और रेल पटरियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जो हवाई जहाज होता है उसका रनवे जो होता है, इस रनवे पर बहुत स्पीड लगाने के बाद में वो टेक ऑफ करता है तो वो रनवे जो है क्षतिग्रस्त हो गया। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है और वहां पर इतनी गर्मी का ध्यान रख करके कभी रनवे को डेवलप ही नहीं किया गया था। क्योंकि आप जानते हैं ब्रिटेन का मतलब यूके के प्रायद्वीप पर, और यूके का प्रायद्वीप जो है वो ध्रुवीय क्षेत्र में आता है। अर्थात हम कह सकते हैं ध्रुव के समीप है, ध्रुव के समीप है इसलिए, और विषुवत रेखा से बहुत उत्तर में है, इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक रूप से गर्मी की स्थिति क्रिएट नहीं हो सकती है। हमने नेचुरली गर्मी कितनी हो सकती है इसको ध्यान में रख करके यहाँ सारी चीजों को डेवलप किया है। लेकिन भाइयों बहनों, बड़ी दुखद बात है लेकिन सच है
कि हमने प्रकृति में उंगली कर करके हमने चीजों को बिगाड़ दिया। हमने सोचा था कि इतनी गर्मी नहीं होगी, लेकिन हमने निर्वनीकरण किया है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को बढ़ाया है, हमने और क्या किया है, हमने ग्लेशियरों को पिघलाया है, हमने उन जगहों पर जाकर के अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज को किया है जहां पर वास्तव में मानवीय गतिविधियां नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ये सारी सिचुएशंस जो हो रही हैं वो क्रिएट होती जा रही हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दक्षिणी इंग्लैंड में गेटविक हवाई अड्डे के पास चार्लवुड में दोपहर से पहले तापमान 39 डिग्री पहुंच गया, यानी दोपहर होने से पहले ही यहां कितना 39 डिग्री तापमान पहुंच गया। और पूर्वानुमान बताते हैं कि टेंपरेचर बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस तक या इससे ऊपर जाने की संभावना है। ओ माय गॉड दोस्तों, स्थितियां कितनी ज्यादा गड़बड़ होती जा रही हैं, हमको ध्यान रखना है। अब हमें प्रकृति के बीच में कोई भी उलटफेर करने से बचना चाहिए, और जितनी स्थितियां हमने खराब कर दी हैं उन स्थितियों को सही करने के लिए क्या किसी देश के स्तर पर एफर्ट लगाना चाहिए? नहीं, वैश्विक स्तर पर सभी देशों को मिल करके, चाहे वो विकसित हो, चाहे वो विकासशील हो, चाहे वो अल्प विकसित हो, अपनी क्षमता के अनुरूप एफर्ट लगाना चाहिए। यदि हम एफर्ट नहीं लगाएंगे तो आज ब्रिटेन में है, कल आइसलैंड में पहुंच जाएगा, परसों ग्रीनलैंड भी हो जाएगा, फिर बचाई क्या दोस्तों? ध्रुवों पर यदि इतनी गर्मी होगी तो ध्रुवों पर इतनी गर्मी से आप मान करके चले हैं कि मानवीय जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो केवल इतना ही नहीं है, इससे ज्यादा भी है। इससे ज्यादा क्या है दोस्तों? तो जब ध्रुवीय क्षेत्रों में इतनी गर्मी रहेगी तो ध्रुवों पर जमी हुई जो बर्फ है वो बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघल करके दोस्तों पानी में परिवर्तित होगी, और पानी कहां जाएगा? सागर महासागरों में। और दोस्तों सागर महासागरों में जब एकाएक इतना पानी बढ़ जाएगा तो हम जिसको कहते हैं समुद्री जल स्तर बढ़ गया, सी लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और सी लेवल ही केवल इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि पानी का जो आनुपातिक मिश्रण होता है, कि कहीं पर आप देखेंगे अम्लीय पानी मिलता है आपको, कहीं पर क्षारीय पानी मिलता है, तो वो जो मिश्रण पहले से बना हुआ होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। और डिस्टर्ब होने से उस क्षेत्र विशेष में उस पानी की गुणवत्ता के कारण जो जलीय जीव रह रहे होंगे वो जलीय जीवों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों। और जब खतरा उत्पन्न हो जाएगा तो वो जो है पलायन करने लगेंगे, उनकी संख्या कम होने लगेगी, वो संकटग्रस्त होने लगेंगे। और दोस्तों देखते ही देखते जैव विविधता का ह्रास होने लगेगा, अर्थात बायोडायवर्सिटी जो है हमारी वो कम होने लगेगी। और बायोडायवर्सिटी कम होने का मतलब है दोस्तों कि फूड चेन और फूड वेव का टूट जाना, कमतर हो जाना, निम्नीकृत हो जाना। और दोस्तों फूड वेव, फूड चेन क्या है? हमारे लिए एक से ज्यादा उपलब्ध विकल्प जिनसे हम अपनी निर्भरता को एक के ऊपर कम करते हैं। और यदि ऐसा होता है तो केवल जीव जंतुओं के लिए कि मानव के लिए भी, तो मानव के लिए भी संसाधनों की कमी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से संसाधनों की कमी तो जनसंख्या के बढ़ने से भी हो रही है, दूसरा नेचुरली हमें रिसोर्सेज की कमी देखने को मिलेगी, जिससे बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है। आप फिर इसके आगे कनेक्ट करते जाइएगा चीजों को, आप समझ जाएंगे दिक्कत ऐसी होती जाएगी। अत्यधिक गर्मी के कारण ब्रिटेन की प्रमुख परिवहन सेवाएं बाधित हो सकती हैं। ट्रांसपोर्ट सचिव जो है वहां पर ग्रांट सेप नाम है इनका, ग्रांट सेप ने कहा कि मौसम के आगे विवश है भैया, क्या ही कर सकते हैं, और पूरे सिस्टम को बढ़ते तापमान के अनुसार अपग्रेड करने में कई सालों का समय लग सकता है। और जो हमारा सिस्टम बना हुआ है भैया वो कम तापमान के हिसाब से बना हुआ है, अगर हम इसको सही करेंगे तो सही करते करते हमें कई वर्षों का समय लग सकता है। इसलिए अब जो समस्या है इनसे निजात पाने का एक ही तरीका है, घर से बाहर मत निकलिए, घर में रहिए। और दोस्तों ब्रिटेन जैसे देशों में एसी रेफ्रिजरेटरों की कमी, क्यों कमी? क्योंकि वहां तापमान कभी इतना होता ही नहीं है, इतना तापमान नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे यहां जब बहुत भारी भरकम गर्मियां रहती हैं उस समय पर जो ब्रिटेन के लोग आते हैं या यूके के प्रायद्वीप से जो लोग आते हैं वो कैपरी पहन करके, टी शर्ट पहन करके घूमते रहते हैं इंडिया में। अब हम लोग कहते हैं यार पता नहीं इनको इतना जो है सर्दी नहीं लगती बिल्कुल भी। और उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह यही है कि हमारे यहाँ तापमान कितना हो जाएगा, 4-5 सर्दी में कट होने लगता है, लेकिन उनके यहाँ माइनस में चला जाता है तब भी वो रहते हैं। इसलिए उनके अंदर ठंड को सहन करने की क्षमता ज्यादा है। क्षमता ज्यादा कैसे हुई? तो वो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं, मदिरा पान ज्यादा करते हैं, मतलब ढक्कन खोलते हैं। ढक्कन खोलने का सेंस ये नहीं कि देसी पगुआ लेकर के चले आए ठेका से, ऐसा नहीं है। एक महंगी वाली रम, वाइन, विस्की ऐसी चीजें पीते हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो क्या है भैया, बैग पाइपर लेकर के आ गए, 8 PM लेकर के आ गए, ये वो ऐसी नहीं लेते हैं, वो थोड़ी ठीक ठाक वाली टिकाते हैं। बहरहाल मसला ये है, आपको ध्यान में रखना है कि जब हम मदिरा पान ज्यादा करेंगे, जब मीट का सेवन ज्यादा करेंगे तो हमारी बॉडी का जो तापमान है वो एवरेज से ज्यादा हो जाएगा। तो सर्दियों में तो फायदेमंद है, लेकिन जब आएंगी गर्मी तो क्या होगा? तो फिर दिक्कत होना लाजमी है, और दिक्कत हो रही है। इसी वजह से ब्रिटेन के लोगों को ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बहरहाल तो उन्होंने कहा कि इस तरह भीषण गर्मी में रेलवे ट्रैक का तापमान 50 से 60 के बीच पहुंच सकता है, जिस वजह से ट्रेन के पटरी से उतरने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसी प्रकार से जो रेलवे ट्रैक होता है उस पर लोहा और पत्थर, इन्हीं चीजों का प्रयोग होता है मैक्सिमम। तो पत्थर भी जब गर्म हो जाएगा तो हीट को रिलीज करेगा, यानी ऊष्मा को उत्सर्जित करेगा, ठीक वैसे लोहा भी करेगा। तो इस वजह से यदि यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो रेलवे ट्रैक पर, चूंकि वो ब्रिटेन में बने हैं तो ज्यादा मजबूत बनाए गए हैं, तो वहां से जो हीट रिलीज होगी तो तापमान 50 से 60 के बीच में पहुंच सकता है। और यहाँ 50-60 पे जाकर के
ट्रेन का संचालन, रेलवे का संचालन बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। सेशन को शेयर करें। गर्मी को देखते हुए नेटवर्क रेल को डू नॉट ट्रेवल की चेतावनी जारी करनी पड़ी है। यानी जो गर्मी बढ़ गई है इसकी वजह से नेटवर्क रेल को, जो नेटवर्क रेल है वहां ब्रिटेन में जो चलती है, उसने कह दिया भैया डू नॉट ट्रेवल, यदि आप इस समय पर यात्रा करते हैं तो खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए आपको अभी यात्रा करने से और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, घर में रहना चाहिए, टीवी सीरियल देखना चाहिए। भारत में सीरियल बहुत बनते हैं, सास भी कभी बहू थी, गेंदा फूल, ये ऐसा वैसा देख लीजिएगा। मौसम वैज्ञानिक रचेल आयर्स इन्होंने कहा है भैया कि गर्मी की वजह से कुछ सड़कों को बंद किया जा सकता है और उड़ानें एवं ट्रेनें भी रद्द की जा सकती हैं। इसके अलावा सड़कों पर फंसे हुए लोगों के लिए भी गंभीर स्वास्थ्य खतरा पैदा हो सकता है। 5 लोगों की गर्मी में मौत हो गई। दोस्तों क्यों मौत हुई, आप एक बात और जानते हैं? तो हुआ क्या, 5 लोगों की मौत जो है हो गई है, ऐसा बताया गया है। मसला ये कि ब्रिटेन में झील जो है, लेक्स बहुत ज्यादा, छोटी छोटी नदियां बच्चा टाइप की, ये बहुत ज्यादा हैं। तो लोगों को लगा कि गर्मी जो है बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, और जो पानी होता है उसकी सामान्यतः गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है। अब लेटेंट हीट ज्यादा होने की वजह से पानी जो है बहुत देर में गर्म होता है। स्थलखंड जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म जल्दी ठंडा स्थल, लेकिन जल जो है वो लेटेंट हीट के चलते बहुत देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। तो जिस समय पर स्थलखंड जो है तप जाता है, गर्म हो जाता है, उस समय पर पानी जो है वो ठंडा रहता है। इस वजह से ब्रिटेन के लोग झील वगैरह में जाकर के एकदम से जो है फैल गए हैं, गिर गए वहीं पर, और एकदम भैंस की तरह जो है ऐसे इधर उधर पलटा मार रहे हैं। अब पलटा मारते मारते लगभग 5 लोगों की झील वगैरह इनमें पानी में जाने से मृत्यु हो गई है। पानी में जाने से मृत्यु हुई है तो ये खबर आ गई भैया गर्मी की वजह से मरे हैं। ठीक बात है, ये जो है आप देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं, ये अंग्रेजी वालों के लिए दिया हुआ है, जो अंग्रेजी टाइप के लोग हैं, सॉरी अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं। द यूनाइटेड किंगडम हैज प्रीवियसली रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेंपरेचर एट 38.7 डिग्री सेल्सियस, और इसको 101 डिग्री 7.7 फ़ारेनहाइट इन 2019 द न्यू रिकॉर्ड वाज सेट इन द चार्लवुड इंग्लैंड। यानी ध्यान रखिए आप, चार्लवुड इंग्लैंड में नया रिकॉर्ड बना है। वो कितने का बना है? 39.1 डिग्री सेल्सियस, और ये था पुराना वाला, नया रिकॉर्ड बन गया दोस्तों। द हाईएस्ट टेंपरेचर वाज रिकॉर्डेड एज द कंट्री sweltered in heat that also spread maintained Europe for the past week। यानी पिछले हफ्ते की बात की जाए तो इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन इस हफ्ते जो गर्मी और बढ़ती जा रही है। तो ये पूरा दिया हुआ अंग्रेजी वाले जो इसको पढ़ लेंगे, जो हिंदी में दिया वही या अंग्रेजी में दिया है। नुपुर शर्मा विवाद की कहानी के संदर्भ में यदि हम बात करें, नुपुर शर्मा विवाद, तो भैया यहाँ नुपुर शर्मा विवाद में एक हल्का सा ट्विस्ट आया है, हल्का ट्विस्ट है, भारी नहीं है, लेकिन हम जो है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं। तो नुपुर शर्मा का विवाद क्या है आप जानते हैं कि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान जो है मोहम्मद साहब पर, पैगंबर साहब पर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी। वो डेट थी 27 मई को इन्होंने विवादित टिप्पणी की, और 1 जून को नुपुर के खिलाफ जो है FIR दर्ज कर ली गई, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है दर्ज कर दी गई। इसके बाद हम 3 जून को देखेंगे तो विवादित बयान की वजह से कानपुर में हिंसा शुरू हुई। पहले डिस्प्यूट शुरू हुआ हल्का फुल्का, फिर जो है हिंसा में कन्वर्ट हो गया, और इसके बाद आप देखेंगे तो देश के अन्य भागों में चीजें संचालित होने लगी, बढ़ने लगी। इसी के साथ आप 4 और 5 जून को देखेंगे तो कई देशों ने विवादित बयान पर विरोध जताया। कई देशों में मैक्सिमम कंट्रीज जो थे वो खाड़ी वाले देश थे। खाड़ी वाले देशों में खास करके वो देश थे जिनमें इस्लामिक पॉपुलेशन जो है वो बड़े स्तर पर है, बड़ी मात्रा में है। तो ये हुआ 5 जून को नुपुर शर्मा को जो है बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया, भैया सदस्यता इनकी समाप्त कर दी। देखिए यहाँ पर जैसे उन्होंने 27 तारीख को विवादित बयान दिया, 29 मई को एक और काम किया हुआ कि मुंबई पुलिस ने उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया, क्योंकि मुंबई में किसी व्यक्ति ने ये आपत्ति दर्ज की कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस वजह से ये हो गया मामला। अगली बात देखेंगे तो 5 जून को जो है इन्हें निलंबित कर दिया पार्टी से। 9 जून को दिल्ली पुलिस ने भी एक केस दर्ज कर लिया। अब आप कह रहे होंगे कि सर जो है इनके ऊपर इतने केस दर्ज क्यों किए गए हैं? तो देखिए मेरे भाइयों बहनों, प्यार से सुनिए कि मोहम्मद साहब जो हैं, पैगंबर साहब जो हैं, वो किसी स्थान विशेष के तो है नहीं। जितने इस्लाम के धर्मावलंबी हैं, इस्लाम के अनुयायी हैं, उन सबके हैं, और उन सबके हैं। तो ये जो बातें जो इन्होंने टिप्पणी की है, अगर कुछ लोगों को खराब लगी है तो कुछ लोग जो है कानपुर में भी हो सकते हैं, कुछ लोग बनारस में भी हो सकते हैं, कुछ लोग हैदराबाद में भी हो सकते हैं, कुछ लोग अन्य देशों में भी हो सकते हैं। तो ये लोग कहीं भी हो सकते हैं। यदि इनको जगह जगह पर कुछ लोगों को ही भले ही खराब लगा है, लेकिन कुछ लोग जो है शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसलिए नुपुर शर्मा पर कोलकाता में केस दर्ज हुआ है, कानपुर में केस दर्ज हुआ है, उन पर दिल्ली में भी केस दर्ज हुआ है, उन पर मुंबई में भी केस दर्ज हुआ है। अब मामला इतना बिगड़ गया, इतनी जगहों पर केस दर्ज हुआ है, तो नुपुर शर्मा अलग अलग जगहों पर जाकर के अपने केस के संदर्भ में या अपने वकील के द्वारा वो कैसे केस को लड़ सकती है, कैसे जो है अपने पक्ष को रख सकती है। दिक्कत वाली बात ये है, या बात ये आ रही है कि एक व्यक्ति क्या कभी कलकत्ता जाएगा, क्या कभी दिल्ली जाएगा, क्या कभी मुंबई जाएगा, या कानपुर आएगा, कहां जाएगा, ये मसला सबसे सामने आया। तो सामने जब ये मसला आता है तो कहा यह गया, इन्होंने गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट से कि भैया हमको एक जगह दे दी होते कहीं तो हम वहां एक जगह पर देखते मामला। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पर विचार करने की पेशकश की, और जब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और यहां परिणाम जो है फैसला सुनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराज होते हुए यह कह दिया, चूंकि आप एक और घटनाक्रम को जानते हैं कि इनके बयान
का समर्थन करने वाले लोगों को भी विभिन्न क्षेत्रों से आप देखेंगे तो जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, हिंसात्मक धमकियां मिलने लगी। और इन्हीं के बेस पर इनके इंस्टाग्राम चैट में जो है एक व्यक्ति जो आप देख पा रहे होंगे राजस्थान से, उन्होंने समर्थन कर दिया, कन्हैया लाल जिनका नाम था, तो कन्हैया लाल जी की हत्या कर दी गई। और आप देखेंगे कन्हैया लाल जी की तरह प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अमरावती में भी एक केस हो गया, ऐसे ही कई छोटे छोटे केस हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट को यानी क्विक एक्शन लेना पड़ा कि भैया कुछ ना कुछ और ज्यादा बात बिगड़े उससे पहले हमें कुछ बोलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए कहा कि नुपुर शर्मा जी की गलती है। नुपुर शर्मा जी ने ये जो विवादित बयान दिया है उसकी वजह से देश में ये जो स्थिति है वो क्रिएट हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, तो दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय का जो है निर्णय है वो सबको स्वीकार करना ही करना पड़ेगा। लेकिन इनके ऊपर जो केसेस दायर किए गए थे उनके अकॉर्डिंग अब इनकी गिरफ्तारी होनी है। अब गिरफ्तारी होनी है तो इसको लेकर के इनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब याचिका दायर की है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक थोड़ी राहत भरी जो है खबर इनके लिए भेजी गई है। वो खबर क्या है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए ये तो बात आप जान गए हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब उसके पहले ये हुआ और इसके बाद भी मामला नहीं थमा, ये सब जान रहे हैं आप, है ना। आगे देखते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को बड़ी राहत मिली है। अब बड़ी राहत क्या मिली है भैया, तो देखिए शीर्ष अदालत ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी नुपुर शर्मा को अब गिरफ्तार कोई भी किसी भी थाने की पुलिस स्टेशन के जो है पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे 10 अगस्त तक। 10 अगस्त तक इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। किसने रोक लगाई है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे जो है सर्कुलर भी इनके खिलाफ जारी कर दिया है, एक जगह पर सर्कुलर जारी कर दिया गया है। जैसे आप देखेंगे तो आपने देखा यहाँ वकील ने कहा बंगाल में, और उसका संदर्भ जो लगता है वो रहता है कोई व्यक्ति जिसके ऊपर केस है वो भैया देश छोड़ करके ना भाग जाए, इसलिए उस पर ध्यान रखा जाए और देखते से ही उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाए। तो लुक आउट सर्कुलर कलकत्ता पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ जारी कर दिया था। ये बात किसने कही है, उनके वकील ने कही है सर्वोच्च न्यायालय से। तो सर्वोच्च न्यायालय ने थोड़ी सी राहत की बात करते हुए, तो ये बात है नुपुर शर्मा को सोमवार को दोबारा से राहत की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा है ना, नुपुर शर्मा की याचिका पर केंद्र सरकार दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों को नोटिस जारी किया है। ये जारी करके ये कहा कि भैया नुपुर शर्मा को आप गिरफ्तार मत कीजिएगा, क्योंकि नुपुर शर्मा को हमने 10 अगस्त तक की रियायत दे दी है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मामले की अगली जो सुनवाई है वो 10 अगस्त को ही होनी है। तो 10 अगस्त को सुनवाई जब होगी, सुनवाई के बाद फैसला दिया जाएगा कि भाई क्या है मामला, क्या होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वो कभी नहीं चाहता कि नुपुर शर्मा की राहत के लिए हर अदालत का रुख करें। यानी ये उनके लिए एक राहत भरी खबर है कि भाई कलकत्ता में अगर केस दर्ज किया गया है तो नुपुर शर्मा कलकत्ता जाएंगी, पहले महाराष्ट्र में किया तो महाराष्ट्र जाएंगी, दिल्ली में किया तो दिल्ली आएंगी, फिर कानपुर जाएंगी। तो ऐसे तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे भैया किसी व्यक्ति को जो आरोपी है, आरोपी और अपराधी इन दोनों में अंतर होता है। आरोपी वो होता है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, अपराधी वो होता है जिसका आरोप सिद्ध हो गया है। तो ये आरोपी हैं। अभी मान लीजिए सुनवाई चल रही है, अभी अपराधी सिद्ध नहीं है, तब तक इनके पास राइट्स ज्यादा हैं और अपराधी घोषित हो जाने के बाद भी राइट्स होते हैं। तो अभी इनके अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी तरफ से ये बात कहता है कि इनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वो कभी नहीं चाहता कि नुपुर शर्मा राहत के लिए हर अदालत का रुख करें, यानी अपने बचाव के लिए हर अदालत में जाएं और दरवाजा खटखटाएं कि मिलॉर्ड जो है हमारी बात सुनिए, हम ये कहना चाह रहे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को मिली बड़ी राहत, 10 अगस्त तक गिरफ्तारी में रोक लगा दी गई है। अब अगली जो न्यूज है हमारी, वो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इस पर मार्क कर लीजिएगा। तो देखिए, हाउ जेंडर इक्वल इज इंडिया एज पर द 2022 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, ये आप देख रहे हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल छपा है। तो आप देखेंगे इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 662 मिलियन और 66.2 करोड़ वुमेन एंड इन 2022 इट्स ओवरऑल स्कोर इंप्रूव्ड स्लाइटली फ्रॉम 2021। ठीक है, अब देखिए हिंदी समझिए क्या है पूरी डिटेल में। वाई इन न्यूज क्यों चर्चा में है, ये इस समय पर क्यों चर्चा में है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जानते हैं आप, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2022 के लिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है। अब देखिए क्या जारी करके कहा गया है, तो ध्यान आपको रखना है कि इस सूचकांक में भारत कुल 146 देशों में 146 कितने कौन है, ये कुल देश हैं कुल, और 135 में स्थान पर अपना भारत रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का नंबर रैंकिंग कौन सी है, तो 135, 135, ओवरऑल कितने थे, तो 146। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे स्थिति बहुत भयावह है, यानी हम जो है बिल्कुल लास्ट के करीब पहुंच गए हैं, जबकि 2021 में भारत की रैंक 156 देशों में 140 थी। ध्यान दीजिएगा, पहले हम 100, अभी जो है 146 में से 35, मतलब हम 11 नंबर ही पीछे हैं, और पहले 156 देशों में से 140 थे, मतलब 16 नंबर पीछे थे। इसका मतलब यह है कि पिछले वर्ष हमारी स्थिति थोड़ी ठीक थी, इस वर्ष स्थिति हमारी बिगड़ी है। अब स्थिति बिगड़ी है, जिम्मेदार कौन है, तो चर्चा करेंगे। इसमें दिया हुआ है कौन है क्या है। इस वर्ष भारत का स्कोर जो है
0.629 है, ये भी आपको याद रखना है। 0.629 स्कोर के साथ भारत की रैंकिंग कौन सी है? 135। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फैक्ट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। इतना स्कोर है भारत का, इस स्कोर के बेस पर 135वीं रैंकिंग दी गई है, जो पिछले 16 वर्षों में इसका 7वां उच्चतम स्कोर है। सबसे ऊपर स्कोर दिया गया है 7 वर्षों में। भारत अपने पड़ोसी बांग्लादेश 71, नेपाल 96 और श्रीलंका 110 और मालदीव 117 और भूटान 126 से भी पीछे है। भारत जो है पीछे है इन देशों से जिनको आप जान रहे हैं, ठीक है। चलिए, जबकि दक्षिण एशिया में केवल ईरान। मैं चाहता हूं पढ़ने वाले बच्चे पढ़ें और जो कम पढ़ने वाले हैं, न पढ़ने वाले हैं, या तो अपना बहुत जल्दी एचपी कर लें। एचपी जान रहे हो ना, हृदय परिवर्तन कर लें। यदि नहीं हृदय परिवर्तन करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए पुर्तगाली जो आए थे उन्होंने कहा था ब्लू वाटर पॉलिसी नीति लागू करते समय कि भैया जो शक्तिशाली होगा वही राज करेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए भैया, तो जो दक्षिण एशिया में अगर हम देखें तो केवल ईरान 143वीं रैंकिंग पर है, पाकिस्तान जो है वो 145 और अफगानिस्तान 146 का प्रदर्शन ही भारत से खराब है। अब हम जो है इनको देख करके खुश हो जाते हैं, इनसे आगे अरे भैया ये न तो 3 में है न 13 में है, इनसे हमारा मुकाबला थोड़ी है। हमें मुकाबला दूसरे देशों से करना चाहिए। कौन से वालों से? इन वालों से। सूचकांक में आइसलैंड जो है दोस्तों शीर्ष पर है, जबकि फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन ये क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर आने वाले देश हैं। तो हमें कंपटीशन इनसे करना चाहिए, इनसे थोड़ी करना चाहिए जो कंगाल बैंक के मैनेजर हैं, इनसे क्या करेंगे हम कंपटीशन। चलिए आगे बात करते हैं इंडेक्स के बारे में। व्हाट इज द ग्लोबल इंडेक्स, तो इसके बारे में जानते हैं इंडेक्स के बारे में। तो इस सूचकांक में 0 से 1 के बीच में स्कोर प्रदान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 0 से 1 के बीच में, जहां 1 जो है पूर्ण लिंग असमानता, जबकि 0 जो है वो पूर्ण असमानता को दर्शाता है। यदि हम 1 की तरफ बढ़ रहे हैं नंबर में, 1 की तरफ, जैसे भारत का भी आपने देखा था, कहां देखा था, फिर मैं दिखाऊं दोबारा से आपको। जैसे कहां गया भैया, दिख जा, हाँ जी, ये आपने देखा था 0.629, तो ये कहां पर है? 1 की साइड में थोड़ा सा, यानी 1 की साइड में जब जब हम बढ़ेंगे इसका मतलब हम समानता की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे ये नंबर कम होगा 0 की ओर बढ़ेंगे, इसका आशय ये है कि भाई हम जो है असमानता की ओर जा रहे हैं, घोर असमानता की ओर पहुंच रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कभी भी पूछा जाता है कि 0 से 1 की तरफ जाने पर और 1 से 0 की तरफ जाने पर क्या होता है। तो आप जान गए, 1 की तरफ जाने पर समानता, 0 की ओर आने पर असमानता को दर्शाता है। सूचकांक को 4 प्रमुख आयामों के आधार पर, कितने? 4 प्रमुख आयामों के आधार पर तैयार किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और राजनीतिक सशक्तिकरण, इसमें संसद में महिलाओं का प्रतिशत, मंत्री पदों पर महिलाओं का परसेंटेज आदि जैसे मानक शामिल हैं। इनके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इसमें भारत 48वें स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक सशक्तिकरण ये पहला बिंदु है, और इस बिंदु को अगर केवल अकेले को हम जो है आधार बनाएं तो भारत की रैंकिंग 48 है। कितनी है? 48। और इसमें जो पॉलिटिकल इंपावरमेंट है, इसके बेस पर अगर हम अंदर बात करें तो क्या होता है, पार्लियामेंट में वुमेन्स जो है उनका परसेंटेज कितना है, रिप्रेजेंटेशन कितना है, मंत्री पदों पर कितनी वुमेन्स है, ओवरऑल मंत्रियों में कितना परसेंटेज है वुमेन्स का, और आगे देखें तो ऐसे ही पॉलिटिकल जो मानक है उनको शामिल किया जाता है। अगली बात जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है तो वो है आर्थिक भागीदारी और अवसर। आर्थिक भागीदारी और अवसर, इसमें क्या है, तो इसमें कुल श्रम शक्ति महिलाओं का परसेंटेज, यानी आर्थिक भागीदारी और अवसर, जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और हम बात करें अपॉर्चुनिटीज की, तो इसमें कुल श्रम शक्ति और महिलाओं का परसेंटेज, इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की स्थिति क्या है, और अर्जित आय, इन सारी चीजों को यहां पर पैमाने के रूप में लिया जाता है, बेस के रूप में लिया जाता है। तो इसके मामले पर देखें तो इसमें भारत की 143वीं रैंकिंग है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी जो है अलग अलग स्टेटमेंट बनाता है, अलग अलग स्टेटमेंट को बना करके प्रश्न पूछता है। तो पहला स्टेटमेंट मान करके चलिए उसने क्या बनाया है, पहला स्टेटमेंट बनाया है इसके आधार पर, किसके? पॉलिटिकल इंपावरमेंट। तो पॉलिटिकल इंपावरमेंट के बेस पर भारत लैंगिक गैप इंडेक्स या जेंडर गैप इंडेक्स में इस स्थान पर है। पहला स्टेटमेंट 48वां दे दिया। दूसरा स्टेटमेंट उसने दिया कि आर्थिक भागीदारी और अवसर के आधार पर भारत ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो है कौन से नंबर पर है, तो 143वें नंबर पर है। तो दोनों स्टेटमेंट सही माने जाएंगे। जबकि भारत का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में ओवरऑल नंबर कितना है, 135। लेकिन बात हो रही है यहाँ अंदर जाकर के, इसलिए आईएएस की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तब आपको यहां अंदर जाकर के चीजों को देखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं 143 पर, तथा केवल ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही भारत से पीछे हैं, बाकी सब के सब आगे हैं। 143 नंबर पर है, मतलब आर्थिक भागीदारी और अवसर, इस एंगल पर देखें तो महिलाओं को लेकर के भारत में स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि भैया इतने नंबर कम है। 145 तो ओवरऑल देश ही है। 145 देशों में यदि हम 143, 42 इन पर आएंगे तो 142, 43 बहुत खराब नंबर माना जाएगा। खराब किस वजह से हो रहा है, तो खराब हो रहा है कि महिलाओं को समान अवसर नहीं दिए जा रहे हैं,
महिलाओं का आर्थिक जो क्षेत्र है, इकोनॉमिक जो सेक्टर है, वहां पर पार्टनरशिप जो है ठीक ठाक से नहीं करवा पा रहे हम लोग, ये हमारा फेलियर है। अगली बात हम करें तीसरे पॉइंट पर, तो शिक्षा प्राप्ति की। इसमें साक्षरता दर, नामांकन दर जैसे मानक शामिल किए जाते हैं। इसमें भारत का जो स्थान है वो 107वां है। कौन सा? 107वां। तो अगला स्टेटमेंट यदि प्रश्न में बनाए कि भारत ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में शिक्षा प्राप्ति के मानक के आधार पर कौन सी रैंकिंग प्राप्त किया है, या 107वीं रैंकिंग प्राप्त किया है, तो आप कहेंगे हाँ ठीक बात है भैया 107 प्राप्त किया है। तो स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, ये अगला है, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता। इसके अंतर्गत जन्म के समय लिंगानुपात और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है। इस उप सूचकांक में भारत अंतिम स्थान, ओ माय गॉड दोस्तों, जिसका हमको डर था वही हो गया। यानी हमको डर था अंतिम नंबर पे न चले जाए कहीं, और अंत में चले ही गए दोस्तों। हमारा नंबर 146 है। हमारा स्थान कौन सा है? 146, 146वें स्थान पर, यानी हम अंतिम स्थान पर हैं। किस बेस पर? तो हमें भैया स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, इसमें किन किन चीजों को बेस बना करके ये जो मानक तैयार किया जाता है? तो जन्म के समय पर लिंगानुपात, तो जन्म के समय पर लिंगानुपात में भारत की स्थिति दयनीय है, खराब है। और अगली बात, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कोई व्यक्ति कितने दिनों तक जिंदा रहता है, कितने वर्षों तक। तो जो हम देखते हैं 66, 67, 68 जो हमारा एवरेज चलता रहता है, वो बहुत ठीक नहीं है। इस वजह से हमारा परफॉर्मेंस यहाँ खराब है, और हम जो है चले गए हैं लास्ट में, हम 146वें स्थान पर आ गए हैं। इंडेक्स के साथ ही जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार लैंगिक समानता की स्थिति में अभी भी काफी बदतर है, और वैश्विक स्तर पर इस खाई को पाटने में अभी 132 साल लगेंगे। ओ माय गॉड दोस्तों, ये तो बहुत ही दुखद और हमारी बहुत ही फेलियर वाली बात है। आपको ध्यान रखना है, यदि दक्षिण एशिया की बात करें तो वहां लैंगिक समानता को हासिल करने में 197 वर्ष लगेंगे। अब मुख्य परीक्षा में जब भी आप निबंध वगैरह लिख रहे होंगे तो ऐसा डेटा ढूंढने से नहीं मिलता है। तो ये डेटा आप जो है लिख करके रख लीजिएगा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अकॉर्डिंग दक्षिण एशिया में जो लैंगिक समानता है उसको पूर्णतः स्थापित करने में 197 वर्ष लगेंगे। वहीं यदि हम बात करें भारत की, तो भारत में ऐसा करने में हमें 132 वर्ष का समय लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस बात को नोट करके रख लीजिए। निबंध में कहीं कोई इकोनॉमी का क्वेश्चन आता है, वहां पर कहीं जनसंख्या नगरीकरण का क्वेश्चन आता है, वहां पर इस डेटा का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। अगर हम बात करें पूर्वी एशियाई देशों और पैसिफिक में, यानी पूर्वी एशियाई देश और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, इस अंतर को पाटने में 168 ईयर, 168 साल, और सेंट्रल एशिया में बात करें तो सेंट्रल एशिया में 152 वर्षों का समय देखने को मिल सकता है। जहां हम देखते हैं तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो देश है यहाँ पर 152 वर्षों का समय लग सकता है। अब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है आपके सामने, इसका जवाब मुझे जल्दी से दे दीजिए विद इन 5 सेकंड। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी किया जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। अगली बात जो की जा रही है, विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भैया बहुत कलाकारी की हो, दो जगह पे एक ही लिख दिए हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। क्या आंसर बताना चाहेंगे, बताइए तो। हाँ जी, तो ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसके द्वारा जारी किया जाता है, आप जान गए हैं। अगले वाले पे बात करते हैं, विंड फॉल टैक्स। ये आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा अपनी इकोनॉमी की पढ़ाई करते समय? बताइए जल्दी से, विंड फॉल टैक्स। विंड फॉल टैक्स के बारे में आप यदि कुछ जानते हैं तो बताइए, हाँ नहीं जानते हैं तो फिर मैं इसको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है? जल्दी से बताइए, विंड फॉल टैक्स जो है इसको आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? विंड फॉल टैक्स जो है इस समय पर बहुत ज्यादा चर्चा में है, ठीक है? तो बताइए जल्दी से, विंड फॉल टैक्स के बारे में नहीं जानते हैं? चलिए तो हम जो है इसको डिस्कस करते हैं, विंड फॉल टैक्स क्या है। तो विंड फॉल टैक्स बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, बूस्ट गवर्नमेंट रेवेन्यूज, इससे क्या होता है? सरकार का राजस्व बढ़ जाता है। प्रोवाइड पब्लिक सर्विस एंड अदर बेनिफिट्स टू द सिटीजन्स, यानी इससे क्या होता है? जो सार्वजनिक सेवाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, दी जाती हैं, और अदर बेनिफिट्स टू सिटीजन, और इससे अन्य भी नागरिकों को लाभ होते हैं। विंडफॉल गेन कैन रिपे इंटरेस्टेड बियरिंग कंज्यूमर, यानी ये कंज्यूमर को लाभ देने के उद्देश्य से कुल मिला के इन्वेस्ट द विंडफॉल प्रोसीड्स इन गोल्ड डिपॉजिट, है ना? अभी आप समझेंगे पूरा गोल्ड डिपॉजिट क्यों कहा जा रहा है। देखिए वाई इन न्यूज, सरकार ने 1 जुलाई को, ये जो आगामी 1 जुलाई तो आ गई है, आगामी 1 जुलाई क्या कौन सी तारीख चल रही है आज? 20 है, तो आगामी का मतलब पुराना आर्टिकल है ये। आगामी 1 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी सरकार ने 1 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी फर्म द्वारा विदेशों में भेजे गए पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन, एविएशन, टरबाइन फ्यूल पर निर्यात कर लगाया है। क्या लगाया है? निर्यात कर लगाया है। और ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो इसमें वेदांत जैसी कंपनियों द्वारा स्थानीय रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स लगाया है। तो आपके दिमाग में एक बात ये ना आए कि भैया कच्चे तेल के उत्पादन पर जो है ये विंडफॉल टैक्स लगाया गया है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये टैक्स लगाया जाता है
तो जब अत्यधिक जितना एवरेज होता है किसी का व्यापार उससे ज्यादा अगर विस्तृत कर दिया जाता है तब विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। तो ये कर क्या रहे हैं, चाहे हम ओएनजीसी की बात कर लें, चाहे हम वेदांत कंपनी की बात कर लें, तो ये क्या कर रहे हैं, उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स लगाने की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। जितना इनका पहले आयात हो रहा, सॉरी निर्यात हो रहा था, उससे ज्यादा ये निर्यात कर रहे हैं या उससे ज्यादा ये व्यापार कर रहे हैं, और जो मात्रा निर्धारित की गई थी उससे ज्यादा व्यापार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इन्हें एक टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स को हम नाम देंगे विंडफॉल टैक्स। तो ध्यान दीजिएगा, कर लगाते समय वित्त मंत्रालय ने कहा कि हर 15 दिन पर इस टैक्स की समीक्षा की जाएगी कि यदि कोई कंपनी जो अपना अतिरिक्त व्यापार कर रही थी यदि उसने वो सीमित कर दिया है तो उस कंपनी पर विंडफॉल टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस बीच यदि कोई ऐसी नई कंपनी आ जाती है जो अतिरिक्त व्यापार करती है, एक्स्ट्रा ट्रेड करती है, तब उसके ऊपर यह कर जो है इंपोज किया जाएगा। इंपोज का मतलब होता है अधिरोपित करना, लगाना, तो उस पर विंडफॉल टैक्स लगाएंगे। ये वित्त मंत्रालय ने कहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात, पिछले 2 हफ्तों में डीजल, गैसोलीन जिसको पेट्रोल कहते हैं आप, और विमानन ईंधन के रिफाइनिंग मार्जिन में भारी गिरावट देखी गई है। ठीक बात है। ऐसे में लगभग 2 सप्ताह पहले लगाए गए विंडफॉल टैक्स को जारी रखने की आवश्यकता पर सवाल उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि भैया 2 हफ्ते में जो डीजल है, पेट्रोल है, इनकी जो मात्रा है उसमें कमी देखी गई है। खास करके कौन सी मात्रा, जो रिफाइंड मात्रा है, जो शुद्ध करने के बाद में मात्रा आती है उसमें कमी देखी गई है। अब कमी देखी गई है तो इससे ट्रेड तो ज्यादा हो नहीं पाएगा। ट्रेड ज्यादा नहीं हो पाएगा तो ये जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई विंडफॉल टैक्स को घटा दिया जाए या विंडफॉल टैक्स को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस वजह से विंडफॉल टैक्स जो है वो चर्चा में आ गया है। अब देख लीजिए विंडफॉल टैक्स क्या है यहाँ आप, तो सरकारों द्वारा उन व्यवसायों या आर्थिक क्षेत्रों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर है जिन्हें आर्थिक विस्तार से लाभ हुआ है, यानी उन्होंने इकोनॉमिकली एक्सपेंशन कर दिया है और उससे उन्हें प्रॉफिट भी हो रहा है। तो इस प्रॉफिट पर एक टैक्स लगाया जाता है जिसको हम विंडफॉल टैक्स कहते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे ना? ठीक है रोहित शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, और बाकी लोग सभी को गुड मॉर्निंग जो बाद में जुड़े हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक सामाजिक भलाई के लिए एक क्षेत्र में अतिरिक्त लाभ का पुनर्वितरीकरण करना है। देखिए भाई, एक बात आप जान लीजिए कि जो वास्तव में टैक्स लगाया जाता है, टैक्स क्यों लगाया जाता है, आखिर टैक्स लगाने के पीछे मूल मंशा क्या है? तो टैक्स लगाया जो जाता है, टैक्स जो इंपोज किया जाता है, इंपोज, इसके पीछे कई सारे रीजन हैं। पहली बात तो हम कल्याणकारी राज्य हैं, कल्याणकारी राज्य हैं, अर्थात हम वेलफेयर स्टेट हैं, कल्याणकारी राज्य। हमारे संविधान की प्रस्तावना, संविधान में जो प्रस्तावना आप देखते हैं, प्रस्तावना में कहा गया भैया कि आर्थिक न्याय, आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास किया जाएगा। आर्थिक असमानता, आर्थिक न्याय कब होगा? आर्थिक असमानता को जब हम कम करेंगे। अगली बात क्या की गई है कि भैया विधि के समक्ष समता की बात की गई है। विधि के समक्ष समता, अब विधि के समक्ष समता तभी तो व्यवहारिक रूप में सामने आ सकती है जब लोगों का बेस समान होगा। अगली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि कुछ विशेष वर्गों को खास करके, वो विशेष वर्ग कौन से हो सकते हैं? जो एससी एसटी हो सकते हैं। एससी एसटी वो कौन हो सकते हैं? महिला और बच्चे हो सकते हैं, महिला और बच्चे हो सकते हैं। तो इनकी स्थिति को ठीक करने के लिए, इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए इन्हें कुछ विशेष रियायत दी जाएंगी, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किए जाएंगे, और ये सारे के सारे प्रोविजन की अनुमति हमें देता है संविधान। इसके अलावा बहुत सारे लॉज बने हुए हैं हमारे यहाँ, क्या बने हुए? कानून बने हुए हैं। इनके माध्यम से हम करते क्या है, हम जो है लोगों में आर्थिक विषमता को कम करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? आर्थिक विषमता, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, आर्थिक विषमता। ये आर्थिक विषमता किस किस के बीच में है? तो एक तो भैया ये जो है, कोई मान लीजिए कोई कंपनी के मालिक हैं, कंपनी के मालिक है ना, कंपनी के मालिक, और एक दूसरे हैं कोई हमारे नंदू भैया। तो नंदू भैया और इन दोनों के बीच में आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है। नंदू भैया की इनकम कितनी है? 200 रुपए प्रतिदिन, और इनकी इनकम कितनी है? इनकी 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन है। अब ये दोनों इस तरीके से क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, इनके बीच में जो है खाई बढ़ती जाएगी, गैप बढ़ता जाएगा। तो हम इसको कम करने के लिए क्या करते हैं? सरकार जो है कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। सरकार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो गरीब लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको क्या करती है? सहारा देती है, सपोर्ट देती है। तो ये तो एक तरफ से हो गया भैया कि नंदू भैया को हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नंदू भैया को हल्का सपोर्ट करेंगे उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, और ये जो है भाई साहब ये बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या करें, इन भाई साहब के पास जो अतिरिक्त लाभ हो रहा है उस पर टैक्स लगा दें। टैक्स लगाएंगे तो ये भी थोड़े हल्के हो जाएंगे, और इसी टैक्स का यूटिलाइजेशन करके नंदू भैया की हेल्प कर दें। तो जो गैप इतना बना हुआ था वो गैप कितना हो जाएगा? वो गैप इतना हो जाएगा, या वो गैप इतना हो जाएगा, अर्थात वो गैप कम हो जाएगा। इसी को कहते हैं भैया इकोनॉमिक, जो हम कहते हैं अनइक्वालिटी, ये कम हो जाएगी, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतनी बात को याद रखोगे कि नहीं रखोगे? चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ व्यक्तिगत कर जैसे विरासत कर या लॉटरी या गेम सोजीत कर भी विंडफॉल कर के रूप में माना जा सकता है। यानी अगर आपकी लॉटरी खुल गई है, या आप जो है जो इनकम टैक्स होता है वो, या गेम वगैरह का टैक्स, यहाँ पर आपके पास अतिरिक्त लाभ हो रहा है, आपके पास अतिरिक्त आय हो रही है, तो हो क्या सकता है, यहाँ विंडफॉल टैक्स फिर लगाया जाएगा, विंडफॉल टैक्स आपके ऊपर इंपोज किया जाएगा। तो इसी को बेस बना करके एक प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए।
इसका जवाब आपने दिया विंडफॉल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आप विचार करने लगे हैं। विचार करके क्या करना है, तो सरकारों द्वारा उन व्यवसायों या आर्थिक क्षेत्रों पर सेस के रूप में लगाया जाता है जिन्हें आर्थिक विस्तार से लाभ हुआ है। अगली बात, इसके अंतर्गत विरासत कर, लॉटरी या गेम शो जीत पर कर को शामिल किया जा सकता है। ठीक बात है, ये क्वेश्चन है, देख लीजिए जल्दी। क्वेश्चन आपने देख लिया है तो अब इसके ऑप्शन देखिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल एक, केवल दो, या एक और दो दोनों, और न तो एक और ना ही दो। बताइए कौन सा सही होगा, जल्दी बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें सी आंसर इज द करेक्ट। सी क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि यहां जो पहली बात की गई है कि भैया उन व्यवसायों आर्थिक क्षेत्रों पर सेस के रूप में लगाया जाता है जिन्हें आर्थिक विस्तार से लाभ हुआ है, तो हमारे लिए ये केंद्रीय बिंदु था। ठीक बात है। इसके अंतर्गत विरासत कर, लॉटरी, गेम शो जीत करके कोई आया है उस पर टैक्स लगाया जाता है, तो ये दोनों ही शामिल है, सही है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक जो है हमारा राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह, पॉलिटिकल पार्टीज एंड चुनाव चिन्ह को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? हाँ जी वही। तो वाई इन न्यूज क्यों इस समय चर्चा में है? तो महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय पर उथल पुथल चल रही है। तो बात आपको क्या ध्यान रखनी है, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली जो शिवसेना थी, शिवसेना जो है वास्तव में किसकी पार्टी थी? तो बाल ठाकरे साहब की थी। बाल ठाकरे जी के ये दो जो हैं, हम कह सकते हैं कि इस पार्टी के संभालने वाले व्यक्ति थे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। चूंकि उद्धव ठाकरे जी को इस पार्टी की कमान मिली, तो उद्धव ठाकरे जी के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भारत के चुनाव आयोग से, इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है, इससे संपर्क किया, जिसमें अनुरोध किया गया है कि वह पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है शिवसेना का? आपको ध्यान रखना है, ये एक बार पूछा गया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट बात है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह क्या है? तो धनुष और बाण, ये चुनाव चिन्ह है। जो धनुष और बाण के दावों पर निर्णय लेने से पहले सभी का पक्ष सुन ले। मूल मसला क्या है? देखिए, डरे हुए हैं लोग। डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि पार्टी में इतना बड़ा रायता फैल गया है कि पहले तो सत्ता से, शासन जो है, शासन से चलेगी मामला पार्टी। उद्धव ठाकरे जी जो है मुख्यमंत्री के पद से हट गए, अब शिंदे जी मुख्यमंत्री बन गए, आप जानते हैं। लेकिन शिवसेना के जो लोग थे उनमें से 2/3 से ज्यादा लोग जो हैं वो इनका साथ छोड़ रहे हैं। 2/3 से ज्यादा साथ छोड़ रहे हैं, तो इनके साथ कितने होंगे? 1/3। आप गणित वगैरह पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो 2/3 का मतलब होता है 66.5, और 1/3 का मतलब होता है 33.5। कितना? 33.5। तो जब इनके साथ में 2/3 से ज्यादा लोग नहीं है, अर्थात 66% जो है लोग इनके साथ में नहीं है, और इनके साथ में 1/3 के करीब लोग हैं, तो अब ये विवाद उत्पन्न होता है कि शिवसेना का आखिर किसको वास्तविक जो है जिम्मेदार व्यक्ति ठहराया जाए? क्या 2/3 वालों को ठहरा दिया जाए या 1/3 वालों को? तो अब तक की जो बात है, विभिन्न कानूनों के माध्यम से ये बात सामने आई है। भैया विधि यादव को जो ब्लॉक कर दीजिए, तो थोड़ा ये बातचीत में थोड़ा लिप्त है। विधि यादव नाम है इनका, है ना? इनको जो नानी के घर भेज दीजिए। तो चलिए, आपको ध्यान में क्या रखना है, 66.5 से ज्यादा लोग ऐसे हैं परसेंटेज जो अब उद्धव ठाकरे के समर्थन में नहीं है। वो लोगों ने अभी जाकर के अनुरोध तो नहीं किया है कि शिवसेना के असली मालिक हम हैं, हमें चुनाव चिन्ह दे दीजिए, लेकिन चूंकि उनको पता है उद्धव ठाकरे जी को कि इनकी संख्या बड़ी है, ये जाएंगे तो इनके पक्ष में फैसला न चला जाए, इसलिए पहले से पहले चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया है। हेलो हेलो, सुनिए हमारी बात जो है, आप कोई भी फैसला दें तो थोड़ा दोनों पक्षों की बात सुन लीजिएगा, तब उसके बाद फैसला दीजिएगा। ऐसी बात कह रहे हैं उद्धव ठाकरे जी। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि रायता तो फैल ही चुका है। आगे बात करते हैं। हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा में पार्टी के 2/3 से अधिक विधायकों के समर्थन के आधार पर मूल शिवसेना होने का दावा करने वाले शिंदे ने अभी तक आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग को पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए नहीं लिखा है। तो शिंदे जी ने अभी तक कोई भी एफर्ट ऐसा नहीं लगाया है जिसके आधार पर ये बहुत ज्यादा घबराएं। पर आप एक बात जानते हैं कि मामला इनके बिल्कुल विपरीत में है, तो कभी भी ऐसी घटना घटित हो सकती है। इसी डर से जो है ये गए हैं और इलेक्शन कमीशन का दरवाजा जाकर के इन्होंने खटखटाया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं चुनाव चिन्हों के बारे में। तो भाई, चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। यूपीपीसीएस नहीं पूछेगा, वो ऐसी बातें नहीं पूछता है, ज्यादा जटिल वाली बात नहीं पूछता है। ये जो पूछा जाएगा तो ये यूपीएससी ही पूछेगा, अनुमानित है, पूछने को तो यूपीपीसीएस भी आ जाए तो पूछ ही सकता है। तो चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार देता है। आपको अब बात पता लग गई कि भैया कोई भी अगर दल नया गठित हो रहा है और नए दल के रूप में चुनाव आयोग ने किसी दल को जो है क्या देती है? मान्यता देती है। जैसे मान करके चलिए, नैना मिश्रा जी ने जो है एक अपना जो है दल गठित कर दिया, नैना समाज सेवी दल इन्होंने गठित किया। अब गठित करके इनके घर तो चल नहीं पाएगा, पहले मान्यता लेनी पड़ेगी। तो मान्यता लेने के लिए इन्हें विजिट करना होगा। कहां विजिट करना होगा? तो चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग सारी जांच करके इनके दल को मान्यता दे देगा। किसके तहत देगा? किस कानून के तहत देगा? तो इसी कानून के तहत, जिसको हम कह रहे हैं चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968। अब जो है भैया ये कह रही कि हमें जो है चुनाव चिन्ह नहीं दिए हैं आप, तो चुनाव चिन्हों के लिए पहले से सेलेक्टेड एक बहुत बड़ी सूची चुनाव आयोग के पास रखी रहती है। उस सूची में से किसी एक चुनाव चिन्ह को चुन करके जो है दे देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो चलिए, चुनाव चिन्ह किसी राजनीतिक दल को निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित एक मानकीकृत प्रतीक है। क्या है? मानकीकृत प्रतीक है। इसका उपयोग पार्टियों द्वारा अपने प्रचार अभियान के दौरान किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक और बात सच है, आपको ध्यान में क्या रखना है, ये चुनाव चिन्ह की आवश्यकता क्यों पड़ी? चुनाव चिन्ह आखिर बने ही क्यों? चुनाव चिन्ह पार्टियों को दिए ही क्यों जाते हैं? अगर इस बात के पीछे के लॉजिक को जानोगे और फिर आप देखोगे कि आप जो चुनाव चिन्ह के आधार पर वोट देते हो किसी को, तो लगेगा कि जो है हमारी बेइज्जती कर दी है। क्योंकि चुनाव चिन्ह की जो स्थिति क्रिएट हुई थी, ये प्रारंभिक रूप में अगर हम देखें, भारत में चूंकि साक्षरता दर बहुत कम थी, साक्षरता दर कम थी अर्थात पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी, तो लोग पढ़े लिखे नहीं है तो पार्टी का नाम नहीं पढ़ पाएंगे। पता लग चले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वोट देने की बजाय तृणमूल कांग्रेस को वोट चला जाए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की जगह समाजवादी पार्टी को वोट चला जाए। इसलिए जो लोग पढ़े नहीं थे वो लोग चिन्ह देख करके वोट दे सके, इसलिए चुनाव चिन्हों को इजाद किया गया, चुनाव चिन्हों की शुरुआत की गई। यानी चुनाव चिन्ह किसके लिए है? अनपढ़ लोगों के लिए। अनपढ़ लोग उस आधार पर मतदान कर सके। और दोस्तों हमारे यहाँ एक बात है कि जिस चीज को चला देते ना, परंपरा बना देते, फिर उसको फिर कोई तर्क वितर्क करके नहीं देखता है, कोई ये नहीं सोचता है कि ये अब अप्रासंगिक है, इसको अब हटा देना चाहिए या इसकी जगह पर और भी कोई विकल्प लाया जा सकता है। चुनाव चिन्ह लग गया था पहले खटिया, तो 20 साल पहले खटिया था, आज भी खटिया ही है। अरे भैया खटिया का दौर चला गया, बेड जो है आ गए हैं। अब कोई ऐसा ही मात्र घर बचा होगा जहां पर बेड ना हो, तो बेड बना देते चुनाव चिन्ह। खटिया को क्यों लिए घूम रहे हो? तो चुनाव चिन्ह क्यों बनाया गया था? तो अनपढ़ लोगों को समझदारी के लिए। और हम आज भी कहते हैं हम कहां वोट देके आए? साइकिल, हाथ, फूल और जो है हाथी, ये हमारी सोच आज भी बनी हुई है। धनुष बाण, यहां पर वोट देकर के आते हैं। ठीक है, चलिए पैरा कमांडो जी जो है कह रहे सर जो है टाइम ओवर हो गया। टाइम अभी ओवर नहीं हुआ है, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए। नहीं, पैरा कमांडो जो है आपको जल्दी से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम जो कहते हैं पर दर्शाया जाता है, जिससे मतदाता चिन्ह का चुनाव कर संबंधित पार्टी के लिए मतदान कर सकते हैं। वस्तुतः निरक्षर लोगों को मतदान की सुविधा के लिए प्रस्तुत किया गया था। निरक्षर जो लोग हैं, जानते नहीं हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है। किसके उद्देश्य से? चुनाव के उद्देश्य से। भैया इनको चुनाव लड़ना है, इसलिए उनको क्या कर लेता है? उनका रजिस्ट्रेशन कर लेता है और उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य पार्टी के रूप में मान्यता देता है। यानी किसी का विस्तार कितना है, किसी दल पर लोगों की विश्वसनीयता कितनी है, ये कैसे पता लगेगा? चुनाव में भाग लेने से। यदि कोई पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर जो है सक्सेस होती है तो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है, एक दायरा फिक्स है। और यदि एक दायरे से कम रहती है तो राज्य स्तरीय पार्टी रहती है। ये बात आप जानते ही हैं पहले से। और देखिए, अन्य पार्टियों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के रूप में घोषित किया जाता है। ठीक बात है। आगे ध्यान आपको रखना है, राष्ट्रीय या राज्य पार्टियों के रूप में मान्यता कुछ विशेषाधिकारों को पार्टियों के अधिकार के रूप में निर्धारित करती है, जैसे पार्टी प्रतीकों का आवंटन, पार्टी के जो चिन्ह है उनका आवंटन, टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण के लिए समय का प्रावधान तथा मतदाता सूची तक पहुंच। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। तो चुनाव चिन्हों के प्रकार कितने होते हैं? चुनाव चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं जान लीजिए, फिर मौका ना मिले कभी। तो निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन, संशोधन आदेश 2017, इसका आप ध्यान रखिएगा, ये 2017 में बना है। इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या काम करते हैं, इसके तहत क्या होता है? तो निर्वाचन के जो प्रतीक हैं यानी जो चुनाव चिन्ह है उसमें आरक्षण किस किस को रखा जाएगा कि भैया इनका यही रहेगा, आवंटन यानी बंटवारा किस बेस पर किया जाएगा, तो इसके लिए जो आदेश है वो है 2017 का। इसके अनुसार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको चुनाव चिन्ह निम्नलिखित दो प्रकार के दिए जाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं वास्तव में। पहले की बात करें तो पहले होते हैं आरक्षित, कैसे? रिजर्व होते हैं। तो देश भर में 8 राष्ट्रीय दलों को, 8 राष्ट्रीय दल कौन कौन से? ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा, आज का आपका होमवर्क। 8 नेशनल पार्टी कौन कौन सी है ये आपको बताना है। देश भर में 8 राष्ट्रीय दलों और 64 राज्य दलों को आरक्षित प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए हैं। अब आरक्षित का मतलब ये है कि ये इनको दे दिए गए। अब ये चिन्ह किसी दूसरी नवोदित पार्टी को नहीं दिए जाएंगे। जो नई पार्टी गठित हो रही है, नई पार्टी बन रही है, उसको अब ये चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल है, साइकिल। अब साइकिल चुनाव चिन्ह इन फ्यूचर में गठित होने वाली किसी भी पार्टी को नहीं दिया जाएगा। ये क्या है? रिजर्व है भैया। ये जो साइकिल है ये पहले से दी जा चुकी है। समाजवादी पार्टी का प्रतीक चिन्ह है साइकिल। इसी प्रकार से हाथ कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का फूल है कमल का, कमल का गुलाब का, कमल का। आगे ऐसे ही हाथी जो है बहुजन समाजवादी पार्टी का, ये आरक्षित है। ये आरक्षित कितने दलों के लिए? 8 दलों के और 64 दल जो राज्य स्तरीय इनके लिए। आगे बात करते हैं स्वतंत्र। तो स्वतंत्र जो हम कह रहे हैं प्रतीक चिन्ह वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो निर्वाचन आयोग के पास लगभग 200 स्वतंत्र प्रतीक चिन्हों का एक कोष है, यानी एक फंड बनाया हुआ है, एक बहुत बड़ी सूची बनाई हुई है निर्वाचन आयोग ने। उसमें 200 स्वतंत्र प्रतीक चिन्ह है। कितने? 200 स्वतंत्र प्रतीक चिन्ह हैं, जिन्हें चुनावों से पहले अचानक नजर आने वाले हजारों गैर मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दलों को आवंटित किया जाता है।
कभी कभी होता क्या है कि चुनाव के समय पर जैसे बरसात के मौसम में आप देखेंगे तो राम की गुड़िया आ जाती है, रेड रेड छोटी छोटी गिजाई आ जाती है, केंचुए निकल आते हैं। ठीक इसी प्रकार चुनाव के मौसम में कुछ ऐसे दल भी आपको देखने को मिलेंगे जो चुनाव से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चुनाव में उतरने के लिए वो मान्यता प्राप्त है नहीं, पहली बार आए हैं फील्ड में, तो भैया वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो चुनाव लड़ने के लिए उनको भी चुनाव चिन्ह देने की जरूरत पड़ती है। इसलिए 200 जो पहले से कोष में चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए थे उनमें से कोई एक जो है आकर के दे देगा। जैसे कोई आया एक कि भैया हमको चुनाव चिन्ह दे दिए थे, तो उनको दे देंगे एक गाल पे चांटा, गाल पे चांटा चुनाव चिन्ह हो सकता है। कोई आया उसको मारकर दे दिया चुनाव चिन्ह, कोई आया उसको जो है दे दिया फावड़ा, किसान का फावड़ा दे दिया चुनाव चिन्ह, कोई आया है जो है उसको जो बाजरे का पौधा दे दिया चुनाव चिन्ह, जाइए बाजरे का पौधा है आपके लिए। कोई आया है उसको दे दिया क्या मान करके चलिए कौवा, एक जो चुनाव चिन्ह के रूप में दे दिया। कोई आया है उसको दे दिया कोई व्यक्ति बना हुआ चुनाव चिन्ह के रूप में। तो ऐसे चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं जो गैर मान्यता प्राप्त होते हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं जो कि चुनाव के दौरान एक्टिव होते हैं, पहली बात। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किस समूह को बहुमत प्राप्त है या कैसे निर्धारित करता है चुनाव आयोग, यह भी बात आपको एक जानने की है। तो विधायिका के बाहर किसी राजनीतिक दल का विभाजन होने पर निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के पैरा 15 में कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये मैं इसीलिए कह रहा था कि ये जो 1968 वाला आदेश है इसका जो पैरा नंबर 15 है उसमें क्या कहा गया है, तो वो बात आप जान लीजिए ध्यान से। क्या जानेंगे ध्यान से? निर्वाचन आयोग जब इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में 2 या अधिक प्रतिद्वंदी वर्ग या समूह हो गए हैं और प्रत्येक प्रतिद्वंदी वर्ग या समूह उस राजनीतिक दल पर दावा करता है, तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग को इनमें से किसी एक प्रतिद्वंदी वर्ग या समूह को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देने अथवा इनमें से किसी को भी मान्यता नहीं देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति होगी। ध्यान दीजिएगा, अब दोनों खेमे अलग अलग जा रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है, जो हमारी इनकी पार्टी का नाम मान लीजिए आप बेरोजगार स्टूडेंट, या मान लीजिए इनकी जो है पार्टी उसका नाम है फोसला, फ्रस्ट्रेटेड ऑफ वन साइडेड लवर एसोसिएशन, इनकी पार्टी का नाम है मान लीजिए फोसला नाम इनकी पार्टी का। और ये जो है चुनाव आयोग के पास पहुंचे हैं। एक भाई साहब कह रहे हैं कि हमको जो है पार्टी का चुनाव चिन्ह दीजिए और हमारे नाम पर पार्टी चलेगी क्योंकि हमारे समर्थन में ज्यादा लोग हैं। दूसरे वाले कह रहे हैं कि नहीं, जो ये पार्टी हमारी फोसला ये हमारे नाम पर रहेगी, आपको हमारे नाम से रजिस्टर्ड करना चाहिए और हमें प्रतीक चिन्ह देना चाहिए। तब जो पैरा 15 है वो काम आएगा 1968 के आदेश का। तो चुनाव आयोग जो है वो निर्धारित कर सकता है कि किसको देना है, जिसके समर्थन में ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं उसको दे सकता है। या कभी कभी चुनाव आयोग के पास ये भी अधिकार होता है कि चुनाव आयोग ये करे कि वास्तव में ये हमारे ही पास रहेगा, अब तुम जाइए दोनों, अब तुम्हें दोनों को नया नया हम दे देते हैं, लड़ाई झगड़ा बंद करो, हम आपको दे देते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बहुतायत समर्थन प्राप्त समूह को मान्यता प्राप्त दल की जिम्मेदारी सौंप सकता है और दूसरे समूह को एक नए दल के तौर पर पंजीकरण का सलाह दे सकता है कि भैया रजिस्ट्रेशन करवा लो नए के रूप में, नहीं करवाओगे तो बहुत पिछड़ जाओगे। तो यदि किसी भी दल को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा हो तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त दल का चुनाव चिन्ह जब्त भी कर सकता है और दोनों दलों को भिन्न भिन्न चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकता है। ये मैंने पूरी कहानी आपको बता दी है। तो आगे बात करते हैं चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 का जो पैरा है 15 उसके बारे में। तो ये धारा केवल चुनाव आयोग को, ध्यान दीजिएगा, केवल चुनाव आयोग को ही दलों के विलय अर्थात मर्जर और अन्य विवादों अदर डिस्प्यूट से रिलेटेड इश्यूज पर सुनवाई का अधिकार देती है। यानी सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है ये अधिकार? सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ही ऐसा काम कर सकता है इसका यूटिलाइजेशन करके। सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में सादिक अली, ध्यान दीजिएगा केस का नाम पूछा जा सकता है कभी भी, पॉलिटी आप पढ़ते हैं रोजाना, पॉलिटी पढ़ करके आप जो है ध्यान नहीं रखते। 1971 में सादिक अली बनाम भारतीय चुनाव आयोग के फैसले, भारत संघ, ये भारतीय नहीं होगा भारत संघ होगा, या यहाँ पर चुनाव आयोग होगा क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से ये मामला गया था ना, चुनाव आयोग। तो जो केस था उसका नाम क्या है? सादिक अली बनाम चुनाव आयोग। 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस फैसले में इस अनुच्छेद की वैधता को बरकरार रखा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भैया जो इस 1968 के आदेश का पैरा नंबर 15 है इस पे अधिकार सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन आयोग का है, कोई जाकर के बीच में उंगली ना करे, यदि बीच में उंगली करेगा तो हम उंगली काट देंगे। इसलिए जो है अधिकार किसके पास सुरक्षित है? तो निर्वाचन आयोग के पास सुरक्षित है। यह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों के विवादों पर लागू होता है, ठीक बात है, क्षेत्रीय पार्टियों पर नहीं होता, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी आपको ये बना करके दे सकता है कि ये पैरा नंबर 15 जो है गैर मान्यता प्राप्त दल और क्षेत्रीय पार्टियों पर लागू होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। किस पर होगा? जो नेशनल या स्टेट लेवल की मान्यता प्राप्त जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उन्हीं पर लागू होता है। पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों में विभाजन के मामले में चुनाव आयोग आमतौर पर विवाद में शामिल गुटों को अपने मतभेदों को आंतरिक रूप से हल करने या अदालत जाने की सलाह देता है। तो यह भी बात आपको पता लगे कि भैया जो क्षेत्रीय पार्टी है जो वास्तव में इनसे अलग है मामला, तो उनके लिए चुनाव आयोग कहता है कि आप अदालत चले जाइए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके मसले में एक पार्टी जो है वो गैर पंजीकृत है, रजिस्टर्ड नहीं है या क्षेत्रीय पार्टी
पार्टी है, हम जो काम करेंगे राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पंजीकृत पार्टियों के संदर्भ में ही करेंगे, इसलिए मना कर सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब भैया आपके सामने प्रश्न है, अब ये प्रश्न आपकी अलग से जानकारी को चेक करेगा। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिए जाने की अर्हता के संबंध में सही है? तो देखिए, यदि वह लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 4% प्राप्त करता है। दूसरी बात, और किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है। पहली बात, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा, यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तथा वे सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। ठीक बात है। अगली बात है, यदि उस दल को न्यूनतम 6 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप अब इसका जल्दी से आंसर बता दीजिए मुझे, क्या आंसर होगा? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखिए भाई, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी गड़बड़ी लग रही है। फिलहाल में इसका आंसर आप बी लगा लीजिए, बी। लेकिन इसको क्रॉस चेक करके मुझे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। सी आंसर नहीं होगा इसका। 6 राज्यों की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। इसमें आंसर बी लग रहा है जहां तक है। इसको चेक करके और बताइएगा, क्योंकि टाइपिंग में हो सकता है कुछ चीजें इसमें से हट गई हो, संभावना ये बनती है। बहरहाल आगे जो हमारा टॉपिक है वो है मरम्मत का अधिकार। लेकिन मरम्मत के अधिकार की मरम्मत हम बाद में कर पाएंगे। तो चलिए फिर कैसा सेशन लगा ये जरूर बताइएगा ईमानदारी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।